लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय सुभाष जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी, जिले के अध्यक्ष सुशील जी, विधानसभा के प्रभारी रविंद्र जी, श्री राहुल राणा जी, धर्मवीर जी, दीपक जी, हरीश अरोड़ा जी, रमेश सैनी जी, धर्मपाल चौधरी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले ये जो भूमि है यह हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। कुरुक्षेत्र की भूमि हमारे जीवन का तत्वज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को दिया है। वो भगवत गीता का निर्माण जहां हुआ है वह यह पवित्र भूमि है। मैं सबसे पहले इस भूमि को अभिवादन करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दूसरा भी मेरा एक रिश्ता रहा है कि 1980-81 में इमरजेंसी के बाद मैं जनता पार्टी के कार्य के रूप में राजनीति में आया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ उसी समय मेरी शादी हुई और पहले 3 महीने में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी और मैं कुरुक्षेत्र जिले में एक रादौर के पास बबेन करके गांव है, उसमें मैं करीब महीना भर वहां मैं विधानसभा के प्रचार के लिए वहां रहा। उस समय मनचंदा साहब जी संघ चालक थे तो उनके यहां भी मैं काफी बार आया था और मुझे याद है रतनलाल कटारिया जी का पहला चुनाव था। पहली बार मैं सहारनपुर जाकर 40 गाड़ियों को लेकर आया था। उस समय चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन, इन दोनों के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और चुनाव हम जीते थे। वो मेरे जीवन का एक पहला राजनीतिक अनुभव है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस भूमि से मेरा लगाव भी है। बहनों और भाइयों, हरियाणा और पंजाब ये हमारे देश के लिए एक अनाज का भंडार है। हमारे यहाँ के किसान मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और 1 एकड़ में जितने चावल होती है, जितना गेहूं होता है, उतना हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। इतनी मेहनत परिश्रम यहाँ के किसान करते हैं। वैसे तो मैं पेशे से वकील था पर प्रैक्टिस मैंने की नहीं। MBA फाइनेंस भी मुझे मिला है। मेरी इच्छा इंजीनियर बनने की थी पर मैं इमरजेंसी के खिलाफ जब मैंने अपने पूरे उस साल को इमरजेंसी विरोधी अभियान में अपने को जुटा लिया तो मुझे 11वीं में परसेंटेज कम मिला और 50% से कम मार्क होने के कारण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन को नहीं जा सका। पर आपके आशीर्वाद से मैं जिस विभाग के काम कर रहा हूं उसके 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और मुझे 9 डिलीट्स डॉक्टरेट्स मुझे अभी तक मिली है और उसमें से 5 डॉक्टरेट मेरी एग्रीकल्चर साइंस में यानी कृषि विज्ञान में है।
आज मैं जब ऊपर से देख रहा था तो काफी जगह पराली जल रही थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पराली को मत जलाइए। अब नई टेक्नोलॉजी आई है। हमारे देश में करीब 400 प्लांट प्रोसेस में है। 60 प्लांट शुरू हुए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिसमें पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होकर अब उसमें से स्कूटर, कार, ट्रक और बसेस भी चलने की शुरुआत हुई है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। आपने शायद पढ़ा होगा कि पूना में बजाज की सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की। वो दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है जो सीएनजी पर चलती है। और राजू बजाज जो मालिक है उनने मुझे बताया कि जब मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलती है तो उसका कीमत 2 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आता है, और जब सीएनजी पे चलती है तो उसका खर्चा केवल 1 रुपया किलोमीटर आता है, यानी 60% की बचत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पराली जलाना बंद कर। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे ही आग्रह पर पानीपत में इंडियन ऑयल ने बहुत बड़ा प्लांट डाला है, और वो प्लांट ऐसा है कि पराली से बायो इथेनॉल 1 लाख लीटर पर डे तैयार हो रहा है। 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है, और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन यानी बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज चलने वाला ईंधन तैयार हो रहा है। पहले हमारे किसान को हम अन्नदाता कहते थे, पर अब हमारी सरकार ने किसानों को ऊर्जादाता बनाया। तुम्हारे कुरुक्षेत्र जिले में जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हमारी 4 चीनी मिलें तैयार करती है। इतना ही नहीं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में आज किसानों को पिछले साल 1200 क्विंटल मक्के को भाव था। हमने मक्के से बायो इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो मक्के का भाव 2600 रुपए और 2800 रुपए क्विंटल हो गया। आज मक्के को अच्छा भाव मिला इथेनॉल के कारण। और इसलिए हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बनाएंगे, हम उनको ईंधन दाता बनाएंगे। हमारे देश में हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट करते हैं, और 2004 से मैं लगातार इस बात की कोशिश करता रहा, पर अब देश में इस बात को मान्यता मिली है कि हमारे देश में इथेनॉल की बड़े प्रमाण पर निर्मित हो रही है। शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, बी हेवी मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। इतना ही नहीं तो अब बाम्बू, पराली, मका, ब्रोकन राइस, कॉर्न, सबसे इथेनॉल बनना शुरू हुआ है। और आने वाले समय में मेरे पास दिल्ली में गाड़ी है, टोयोटा की इनोवा। वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। जिसको संशय लगता है, मेरे बात पर जिसका विश्वास नहीं होता, वो दिल्ली आ जाइए। मेरे घर पर एक गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर चलती है, और उस गाड़ी में 60% बिजली तैयार होती है। फ्लेक्स इंजन हाइब्रिड इथेनॉल उसको कहा जाता है। यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स पूरे करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज की तुलना की तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। इतना फायदा है और प्रदूषण 0 है। बहनों और भाइयों, अब टाटा, सुजुकी और टोयोटा, मैं जब इस विभाग का मंत्री हूं तो मेरे बात को अधिकृत रूप से लीजिए। अब तीनों भी
इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन की कार मार्केट में ला रहे हैं और इंडियन ऑयल ने देश में फर्स्ट फेज में 400 इथेनॉल के पंपों की शुरुआत कर दी है। इससे किसान समृद्ध होगा, संपन्न होगा, हरियाणा और पंजाब का विकास होगा। जो पराली आप जलाते हैं आज उसका भाव 2000 रुपए से 2500 रुपए टन तक हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में हमें अगर गांव को स्मार्ट गांव बनाने हैं और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हमारे देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहां G20 देशों में बायोफ्यूल की अलायंस की है। अब दुनिया में हवाई जहाज भी हमारे बायो एविएशन फ्यूल पर चलेंगे। प्रदूषण खत्म होगा और गांव समृद्ध संपन्न होंगे और जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही सपना लेकर हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये क्यों हुआ। क्योंकि सही सरकार आई, सही नीति बनी, जिसके कारण ये हुआ है। मैं मजाक में कभी कभी कहता हूं कि असली जाट तो मैं हूं। 4 चीनी मिलें चलाता हूं और मेरे क्षेत्र में 4 लोकसभा ऐसी है और 20 एमएलए ऐसे हैं जो मेरा फोटो लगाए बिना चुनकर नहीं आ सकते, क्योंकि इसका फायदा लोगों को मिला है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज हमारे देश में स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को 65 साल राज करने का मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास तो जो परिमाण में करना चाहिए वो नहीं किया, तो उल्टा हुआ कि गांव छोड़कर 30% आबादी गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर की तरफ भागने लगी। शहर में झुकी झोपड़ियां बढ़ी है। गांव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है और एक तरफ उसको प्राथमिकता नहीं मिली। और जब हमारी सरकार आई तो हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए जो नीतियां बनाई है उसके परिणाम दिख रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसी हालत बनी थी, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, टमाटर सस्ता है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश के एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें, इसलिए अभी हमने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत लाया है। मेरे यहां खुद खेती पर 1 एकड़ में 88 टन यानी 880 क्विंटल गन्ना हुआ, पर एकड़ 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ। इसका कारण यह था कि हम जब यूरिया और मिश्र खत हमारे क्रॉप को देते तो फेंक देते खाद को। 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और इसलिए जब ड्रोन से हम स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। जहां 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्र खत लगते हैं, वहां 2 नैनो यूरिया की बोतल और 2 मिश्र खत की बोतल में काम हो रहा है। और मेरे क्षेत्र में 25,000 एकड़ में हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया और किसानों का खर्चा कम हुआ। आदरणीय मोदी जी ने तो बड़े प्रमाण पर महिला बचत गटों को भी ड्रोन दिया है। अब दुनिया बदल रही है। मैं आपको बताता हूं, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर पॉपुलर बन गई, अब सीएनजी की स्कूटर आ रही है और इसके बाद भविष्य है हाइड्रोजन का। और मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूं
कि आने वाले समय में देश का किसान हाइड्रोजन बनाएगा। मेरी बात पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं आज तक जो भी बोल चुका हूं, दुनिया का, हमारे देश का कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सका, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और जो करता हूं वही कहता हूं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अब इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, केबल डालने वाला था, पर अभी तो मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है कि 18 मीटर और 24 मीटर की बड़ी बस होगी। मैं जेकोस्लाविया गया था स्कोडा कंपनी में, और वो बस जो है 135 सीटर होगी। टाटा का मैंने स्कोडा से जॉइंट वेंचर करा के दिया, और सीमेंस कंपनी और हिटाची ने चार्जर बनाया है। वो बस खड़ी होगी बस स्टॉप पर, आधा मिनट वो चार्जर नीचे आएगा और बस चार्ज हो जाएगी, 40 किलोमीटर चलेगी। अब मेरे यहां पहला प्रोजेक्ट हो रहा है, बस एयर कंडीशन होगी, कुर्सियां एग्जीक्यूटिव क्लास की होगी, कुर्सी के सामने लैपटॉप होगा, कंप्यूटर, टीवी होगा, और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी। चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और बस का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। आप चिंता मत करिए, अब रोड तो इतने अच्छे बन रहे हैं कि अगले जनवरी में दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज बंद हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई जहाज कम हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई में 2 घंटे में, और मैसूर से बेंगलोर में 1 घंटे में, और अब मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। और हम बड़े प्रमाण पर अब उसको इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस लाएंगे, तो आपको आपके कार से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह देश बदल रहा है, देश का भविष्य बदल रहा है। हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। हम स्मार्ट शहरों को नहीं, स्मार्ट गांवों को, देहातों को भी विकसित करना चाहते हैं। हर गांव में पीने के लिए पानी होगा 24 घंटे, हर गांव में बिजली होगी, अच्छी स्कूल होगी, अच्छा कॉलेज होगा, युवाओं के हाथों को काम होगा। यही हिंदुस्तान का सपना हम देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में, जो अंत्योदय के विचार में प्रसिद्ध है, उसमें कहा है कि हमारे समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय हमारा उद्दिष्ट है। मैं विश्वास रखता हूं कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हरियाणा वीरों की भूमि है कि जहां शूर जवानों ने इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, वो इतिहास की भूमि हरियाणा और पंजाब है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे राष्ट्रवाद के विचार के आधार पर हम विस्तारवादी नहीं है, अधिकारवादी नहीं है। हम किसी देश की भूमि को आक्रमित करना नहीं चाहते। पर एक बात मुझे याद है जो महाभारत के संबंध में है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक प्रकार के कैरेक्टर, विशेषतापूर्ण उसका अध्ययन आप सबने किया है। एक कर्ण का भी कैरेक्टर,
और कर्णके जी के जीवनी पर शिवाजी सावंत करके बहुत प्रख्यात साहित्यिक है, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है मृत्युंजय। करीब 16 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, बहुत सुंदर किताब है। उसमें शिवाजी सावंत जी ने एक अच्छी बात कही है और महाभारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं जब जब भी अवतार लेता हूं तो मैं दुर्जनों से सज्जनों का रक्षण करने के लिए जाऊं। मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए आया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानम सुजामा। पर ये जो सज्जनों की रक्षा करनी है ये तभी संभव होगा कि जो व्यक्ति सामर्थ्यशाली है वही शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितने भी बातें की तो कोई सुनता नहीं। हमारे भाषा में हम बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और हम जातीयवाद को नहीं मानते। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। मैं भी लोकसभा चुनाव जीता हूं। मैंने इस बार कहा था कि मैं पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, मैं लोगों के घर जाऊंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा। और मैंने कहा आजकल जातीयवाद की बातें बहुत होती है। मैंने पब्लिकली 50,000 लोगों में कहा था जो करेगी जात के बाद उसको कसके पड़ेगी लात। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हम सब एक है, हमारा इतिहास संस्कृति विरासत एक है। हम इस देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, इसके आधार पर विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, पूरा विश्व हमारे तरफ एक प्रेरणा के रूप में देख रहा है और इसलिए आने वाले समय में इस हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति देना, इसी मिशन पर मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उद्योग, व्यापार, खेती, पर्यटन, उसको बढ़ावा मिलेगा। अगर उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, खेती में विकास होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। कांग्रेस ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। किसकी गरीबी हटी? किसानों की गरीबी हटी, मजदूरों की गरीबी हटी। हां, एक बात मान्य करना होगा कि गरीबी हटी। गरीबी केवल कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटों और चमचों की गरीबी हटी। वो मालो माल बने, न जात पर न बात पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी, हाथ पर लगा, एक पांव डटाओ, गरीबी हटाओ, हो गया विकास। कुछ नहीं हुआ। हम देश के भविष्य को बदलना चाहते और इसलिए हमने देश को भविष्य को बदलने की विजन तैयार की है, एक विचार, एक दृष्टि तय की है। और आज मैं मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मुझे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तुम रोज देखते हो मैं 2 लाख करोड़ रुपए के काम 24 समाप्त होने तक हरियाणा में शुरू होंगे, कुछ काम पूरे होंगे और कुछ काम की तैयारी होगी। हरियाणा बदल रहा और मुझे मालूम है जब मैं रादौर से, अभी मालूम नहीं मुझे कहा हो गया, बबेन से रादौर आता था तो बबेन से पहले शाहबाद जाता था और रादौर से फिर कुरुक्षेत्र आता था, ऐसा ही रोड था ना। तो मुझे मालूम है कि कुरुक्षेत्र के लिए रिंग रोड की आवश्यकता है। मैंने आने के पहले, चुनाव के पहले ही आपका रिंग रोड मंजूर करके दिया है।
जल्दी ही उसका डीपीआर फाइनल करके लैंड एक्विजिशन के कार्य की शुरुआत होगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास देता हूं। यहां जलबेड़ा से शाहाबाद 927 करोड़ का 23 किलोमीटर 4 लेन रोड हम बना रहे हैं, जो अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। हिमाचल पंजाब का अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से सीधी कनेक्टिविटी होगी और अंबाला कैथल को भी शाहबाद से जुड़ा जाएगा। शामली अंबाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 5000 करोड़ का, ये 122 किलोमीटर है 6 लेन, ये भी अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। शामली से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला जिले को कनेक्ट करेगा। रादौर में इंटरचेंज बनाने से लाडवा को भी फायदा मिलेगा और दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए नया मार्ग भी बन जाएगा। अंबाला से कालाअंब ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 1200 करोड़ का 33 किलोमीटर, यह भी अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र को शाह और अंबाला से ये जुड़ेगा। इसके साथ साथ अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 1600 करोड़ रुपए, 31 किलोमीटर 6 लेन, ये भी अक्टूबर 2025 में हो जाएगा। अंबाला से चंडीगढ़ आधा घंटे में हो जाएगा। अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर को यह कनेक्ट करेगा। बाद में करनाल ग्रीनफील्ड रिंग रोड 1700 करोड़ का, यह भी अगस्त 2025 में पूरा होगा। शामगढ़ से शुरू होकर इस्माइल खां गांव में खत्म होगा। लाडवा, यमुनानगर, मेरठ, मुनक का ट्रैफिक करनाल के बाहर से निकल जाएगा। अंबाला ग्रीनफील्ड रिंग रोड 1100 करोड़, ये 23 किलोमीटर 6 लेन अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। अंबाला के सपेड़ा गांव से शुरू होकर पलाना में खत्म होगा। अंबाला कालाअंब ग्रीनफील्ड, अंबाला शामली ग्रीनफील्ड, अंबाला शाह ब्राउनफील्ड, अंबाला कैथल और दिल्ली जालंधर को जोड़ेगा। शहर के अंदर का ट्रैफिक भी इससे कम होगा। इसके साथ इस्माइलाबाद से अंबाला ब्राउनफील्ड कॉरिडोर 600 करोड़ 42 किलोमीटर, यह भी दिसंबर में पूरा होगा। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में अलग अलग स्थानों पर 15 इंफ्रास्ट्रक्चर अंबाला चंडीगढ़ का ग्रीनफील्ड को भी कनेक्ट करेगा। दिल्ली से जालंधर मार्ग में सुधार करने के लिए 500 करोड़ 6 to 8 लेन जून 2026 में हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के ऊपर 120 मीटर लंबा ब्रिज नवंबर 2024 में बन जाएगा। लाडवा जंक्शन का ड्रेनेज सिस्टम नवंबर 2024 तक बन जाएगा। दादपुर नलवी कैनाल में 70 मीटर का ब्रिज जून 2025 तक बन जाएगा। पानीपत से जालंधर के बीच 218 ब्लैक स्पॉट है जिस पर एक्सीडेंट होते हैं, उसका सुधार कार्य शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम नए एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ये नए एक्सप्रेस हाईवे में हरियाणा में 50,000 करोड़ की लागत से हम लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे लगभग बन गया है। 1 लाख करोड़ का 1380 किलोमीटर। अब आपके यहां से तुरंत निकलकर 14 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाओगे। हरियाणा में विशेष रूप से जसोरे खेड़ी से रोहतक पानीपत मार्ग पर रूखी पानी, जींद, पानीपत मार्ग में गनगाना और अलेगा गांव, अंबाला कैथल हिसार मार्ग पर खड़क पांडवा गांव, पटियाला समाना पत्रन मार्ग पर दगदा गांव से गुजरेगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ का। कल मैं कश्मीर में था, जम्मू में था, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, अभूतपूर्व बना हुआ। दिल्ली से अमृतसर हरियाणा के पिछड़े हुए क्षेत्र से ये निकल रहा है जींद की तरफ से। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में,
और श्रीनगर से डायरेक्ट आप वहां से हमारी जोजिला टनल जो है, जो आशिया की सबसे बड़ी है, उसके पहले झेड़मो टनल का उद्घाटन अब चुनाव के बाद प्रधानमंत्री करेंगे और वहां से जोजिला से डायरेक्ट लद्दाख ले होकर आप मनाली तक जाएंगे और मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहां अटल टनल बन गई। यानी मनाली से लेकर दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत तक, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा। मेरा विश्वास है कि विशेष रूप से हमने मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके अनुरोध पर द्वारका एक्सप्रेसवे बना, 28 किलोमीटर का है, 10,000 करोड़ हमने बनाए, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और पानीपत के बाद एक हमने यूआरबी ये रास्ता बनाया है, वहां से डायरेक्ट पानीपत से हवाई एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। अब पानीपत के बाद आप राइट हैंड पलट जाओगे और हमारे हाईवे से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आओगे, वहां से शिव मूर्ति के पास हमने टनल बनाई है, डायरेक्ट T3 पर जाएगी, तो पानीपत से आधा घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट चले जाओगे। ये वचन मैं आपको देता हूं, आधा घंटे में। अंबाला शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 5,000 करोड़ का, अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर। और इतना ही नहीं, तो मुझे खुशी है कि बहुत तेजी से हरियाणा बदल रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा में आने वाले समय के लिए मैं कुछ प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहा हूं। मंडी डबवाली से पानीपत तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 13,600 करोड़, उसका डीपीआर चल रहा है, इसको मैं मंजूर किया है। लज्जर चरखी दादरी मार्ग निर्माण 2300 करोड़, इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूं, ऑलरेडी मंजूर किया। उचाना, जींद, सचखेड़ा, सरसोद, मुकलाल में बाईपास 1800 करोड़, ये भी मंजूर किया है। हिसार का बाईपास, हांसी से बड़वाला का मार्ग, जगदारी से पोंटा साहब। हरियाणा में हम 2 जगह, सोना में, अंबाला में बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इतना ही नहीं, तो हरियाणा में नारनौल की डोसी पहाड़ी पर, ऋषि चौवन की तपस्या स्थली पर 47 करोड़ की रोपवे बना रहे हैं, जिसका काम दिसंबर के पहले शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी तो मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। पंजाब हरियाणा आपस में क्यों लड़ते मेरे समझ में नहीं आता। भारत जब स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान और भारत निर्माण हुआ, तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। हमारे नदियों का पानी, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा। मैंने योजना बनाई कि वो पानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक पहुंचाना। मुझे खुशी है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल झगड़े ही झगड़े चलते थे। मैं सब मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और बोलता था दरवाजा बंद किया है, जब तक सहमति नहीं बनेगी दरवाजा नहीं खोलूंगा। और बहनों और भाइयों, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 6,000 करोड़, रेणुका बांध परियोजना 4,600 करोड़, किशाऊ बांध परियोजना 12,000 करोड़, इसमें से 2 लाख करोड़ लीटर पानी हरियाणा को मिलेगा पीने के लिए पानी और किसानों के लिए पानी होगा। ये तीनों योजना मंजूर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसके कारण 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हरियाणा में होगी। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है।
ये चुनाव हरियाणा की जनता के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है और इसलिए हरियाणा को विकसित करने के लिए, किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए हमारे प्रत्याशी सुभाष जी यहां से खड़े हैं, अनुभवी है, आपका विश्वास उनने संपादन किया है और उनके कमल के फूल की बटन दबाइए और उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए। यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं।